वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपको इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग जो है इस चैप्टर में क्लास 9th की केमिस्ट्री और क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो भी हम लोगों ने बेसिक लेवल पे चीज़ें सीखी थी उनको रिवाइज करेंगे और भी जो है कुछ डिटेल्ड वे में कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है दो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एवरीडे लाइफ, और सेकेंड टॉपिक हमारा होगा नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले मैटर के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग जो है उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल्ड वे में समझेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये समझते हैं कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है। तो जर्नली अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री क्या है, ये जो है साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, मैटर के नेचर को पढ़ते हैं और मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है उसकी स्टडी करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि आखिर केमिस्ट्री क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड मैटर है, आप लोगों में से कुछ लोग जो है भूल गए होंगे कि आखिर मैटर होता क्या है। तो मैटर आखिर क्या है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास खुद का कोई मास हो, खुद का कोई वॉल्यूम हो और वो जो है कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब यहाँ पे अभी आप लोगों को जो है ये नहीं समझना है कि आखिर मैटर क्या होता है। आप लोगों को ये समझना है कि जो हमारा मैटर है ये किससे मिलके बना होता है। तो अगर हम लोग देखें तो मैटर जो है जर्नली कुछ ना कुछ सब्सटेंस से मिलके बनता है, या हम लोग कह सकते हैं कोई ना कोई मटेरियल से मिलके बनता है। अब ये हमारा जो मटेरियल है ये अपने पास जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को रखता है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स जनरली हमारे क्या होते हैं, या तो ये एटम्स होते हैं और या ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग जो है एटम्स की स्टडी करेंगे और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है इसकी एक सेकेंड डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज जनरली द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हमारी स्टडी होगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वो केमिस्ट्री में आ जाएगी। अब इस फिगर के थ्रू जो है हम लोग जो है अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। अब सपोज कर लीजिए बॉक्स से हमारा ये क्या है, मैटर है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये मैटर किससे मिलके बना है, कुछ पार्टिकल से मिलके बना है, और ये पार्टिकल्स जनरली हमारे क्या होंगे, या तो ये एटम्स होंगे और या ये मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को ही हमने क्या बोल दिया है, केमिस्ट्री बोल दिया है। तो हम लोग यहाँ से ये समझ गए कि आखिर केमिस्ट्री क्या होती है। अब देखो यार कितने टाइप्स की केमिस्ट्री होती है। जब मैंने आप लोगों को क्लास 11th की ओवरव्यू बताया था केमिस्ट्री का, तो उस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि कितने टाइप्स की केमिस्ट्री आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो मैं उस टॉपिक को जो है यहाँ पे नहीं बताऊँगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। वहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आखिर क्लास 11th में आप लोगों को किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये समझेंगे कि जो केमिस्ट्री है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और इसका स्कोप कहाँ तक है, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो केमिस्ट्री जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अदर फील्ड्स, जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है, फिजिक्स के साथ भी कनेक्टेड है, जियोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर केमिस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इस चीज़ को हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। तो जब आप लोगों ने क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पे आप लोगों ने डीएनए के बारे में बात करी थी। तो ये जो डीएनए का पैटर्न होता है ये जर्नली कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, और यहाँ पे जो है कुछ बॉन्डिंग होती है। तो जब भी बॉन्डिंग होगी
तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजी फील्ड में। अब इसी तरीके से अगर हम लोग फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स में जितने भी हमारे एनर्जी से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं जहाँ पे E = mc² होता है, तो ये m क्या होता है, मास होता है। और मास किसका होगा, मैटर का होगा। और हम लोगों को ये पता है कि मैटर के पास क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो एनर्जी होगी जनरली किसकी होगी, या तो ये एटम्स की होगी और या ये मॉलिक्यूल्स की होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है डायरेक्टली जो है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक, अब अगर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो जियोलॉजी की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जियोलॉजी होती क्या है। तो देखो यार, अगर हम लोग जो है अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ की क्लाइमेट चेंज की स्टडी करते हैं, तो वो सारी स्टडी हमारे किस में आ जाती है, जियोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करेंगे तो क्लाइमेट चेंज एसिड रेन की वजह से भी होती है, पॉल्यूशन की वजह से भी होती है। तो ये एसिड रेन किसकी वजह से हो रही है, कुछ केमिकल्स की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल प्ले करती है अलग अलग फील्ड्स और अलग अलग ब्रांचेस में। अब अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें तो केमिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर एरियाज में और क्रॉप प्रोडक्शन में। अब ये किस तरीके से करती है, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो जितनी भी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं ये जनरली क्या करती हैं, ये फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन करती हैं, पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन करती हैं और इंसेक्टिसाइड्स की प्रोडक्शन करती हैं। अब इन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन करके ये जनरली कहाँ पे पड़ता है, एग्रीकल्चर एरियाज में पड़ता है। और जब ये एग्रीकल्चर एरियाज में पड़ता है तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसकी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वो जनरली किसके वजह से हो रही है, केमिकल्स की वजह से हो रही है। और केमिकल्स कहाँ से आए, केमिस्ट्री से आए। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्रॉप प्रोडक्शन में और एग्रीकल्चर फील्ड्स में। अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो केमिस्ट्री जो है ये हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो जितने भी आपके कैंसर की ट्रीटमेंट्स के लिए ड्रग्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ये बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। तो ये ड्रग्स कहाँ से आए, ये ड्रग्स केमिस्ट्री से आए। अब अगर हम लोग जो है इसको सेकेंड एग्जाम्पल के बेसिस पे समझें तो जो हमारा कोरोना वायरस है इसकी ट्रीटमेंट में जो भी ड्रग्स का यूज़ हो रहा है वो जर्नली कहाँ से आए, केमिस्ट्री से आए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है हेल्थ और मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ से अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारी केमिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर कैसे जो है केमिस्ट्री जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कराती है। तो देखो यार, अब ये जो सोप का प्रोडक्शन हो रहा है, डिटर्जेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, पेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और जितने भी एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एलॉयज बन रहे हैं, ये किसकी हेल्प से बन रहे हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से बन रहे हैं। और ये सारी डायरेक्टली चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक, अब अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट को देखें तो केमिस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस कराने में। हालांकि ये जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्रिएट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स पे देखें तो जो केमिस्ट्री है, जो भी केमिकल्स हैं, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट कराने में भी हेल्पफुल है। अब यहाँ से देखो, जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFCS बोलते हैं, और जो भी अदर पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, इसको जो है हम लोग कुछ केमिकल्स के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम लोग जो है CFCS का रिडक्शन कर देंगे और जो अदर पोल्यूटेंट्स हैं उनका रिडक्शन कर देंगे तो जनरली क्या होगा, हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या होगी, वो डिप्लेशन उसकी स्टॉप हो जाएगी। और जब ओजोन लेयर की डिप्लेशन स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा,
ये डायरेक्टली हमारी जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब यहाँ से देखो, अगर आप लोगों को जो है उन पॉइंट्स को याद करने में दिक्कत हो रही है तो इस फिगर के थ्रू जो है बड़े आसानी से जो है आप लोग सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हो। इसमें आप लोग जो है हेल्थ और मेडिसिन को भी डाल सकते हो, इकोनॉमी को भी डाल सकते हो। केमिस्ट्री क्या कर रही है, डायरेक्टली इन सारी चीज़ों को क्या कर रही है, बूस्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद रख सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर मैटर होता क्या है, और फिर हम लोग जो है मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। सारे नोट्स की PDF मैं जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अपनी वेबसाइट पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ से अगर हम लोग जो है मैटर की बात करें तो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास क्या हो, कुछ स्पेस हो, खुद का कोई मास हो, और वो जो है कुछ अपने पास वॉल्यूम रख रहा हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। आप सपोज करिए कि ये जो पेन है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, मैटर है। ये जो वीडियो कैमरा है जिससे आपका जो है ये वीडियो शूट हो रहा है, ये भी मैटर है। जिस चेयर पे आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो वो भी क्या है, मैटर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आखिर मैटर होता क्या है। अब हम लोग जो है इसको सराउंडिंग के बेसिस पे समझते हैं। तो अगर हम लोग अपने सराउंडिंग में देखें, अपने आसपास देखें, तो हम लोगों को बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ की थिंग्स मिलेंगी जिनकी कुछ ना कुछ शेप होगी, कुछ ना कुछ साइज होगा, और ये अपने साथ क्या रख रहे होंगे, कुछ टेक्सचर रख रहे होंगे, और ये सभी जो हैं कुछ ना कुछ सब्सटेंस और मटेरियल से मिलके बने होंगे। तो इन सब्सटेंस और मटेरियल्स को साइंटिस्ट ने क्या नेम दे दिया, साइंटिस्ट कॉल देम मैटर। साइंटिस्ट ने इनको क्या बोल दिया, मैटर बोल दिया। तो अब हम लोग ये समझ गए कि आखिर मैटर क्या होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो भी मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया। एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन देखेंगे, और फिर हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये समझ लेते हैं कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे मैटर की जिनको हम लोग जो है देख करके पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे मैटर की शेप में कोई भी चेंजमेंट आ गया, उसके साइज में कोई भी चेंजमेंट आ गया, उसके कलर में कोई भी चेंजमेंट आ गया, तो हम लोग उसको देख के आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। तो ऐसी सभी प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग देख के पहचान सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे कि आपका एक फ्रेंड है और आप हो, तो एक फ्रेंड गोरा है और एक फ्रेंड क्या है, काला है, एक मोटा है और एक कैसा है, दुबला है। तो हम लोग देख के पहचान ले रहे हैं ना। तो देख के अगर हम लोग कोई भी चीज़ को पहचान लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मैटर जो है फिजिकली जो है 3 स्टेट्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है। मीन्स हमारी अर्थ में मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 3 फॉर्म्स के बारे में बात करनी है, जो हमारी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, गैसेस है। अब 9th क्लास में आप लोगों ने 4th स्टेट पढ़ी होगी, दैट इज प्लाज्मा। वहाँ पे आप लोगों ने प्लाज्मा भी पढ़ा होगा। और 5th स्टेट में आप लोगों ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, देन गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में मैंने कुछ इस तरीके का आपको फिगर बनाया है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और यहाँ पे बहुत सारे जो है सर्कल्स हैं। तो बेसिकली ये जो सर्कल्स हैं ये हमें क्या दिखा रहे हैं, पार्टिकल्स को बता रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शनल फोर्स लगाते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अट्रैक्शनल फोर्स होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हमारे सॉलिड्स होंगे
वहाँ पे उनके पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो सॉलिड सब्सटेंस है इसकी क्या है, एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड साइज है और क्या है, एक डेफिनिट वॉल्यूम है। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा उसका कोई ना कोई एक फिक्स्ड शेप होगा। जैसे अब ये सॉलिड सब्सटेंस है तो इस सॉलिड सब्सटेंस का क्या होगा, एक फिक्स्ड शेप है, इसकी एक फिक्स शेप है। अब क्या है, दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, जो है इसका साइज जो है डेफिनिट है, बिल्कुल प्रॉपर साइज है। और जो इसका वॉल्यूम होगा ये भी कैसा होगा, ये भी फिक्स होगा। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा कि सॉलिड्स आर रिजिड। अब जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेन का, अभी मैंने आपको बताया कि रिजिड क्या होते हैं, जिनको हम लोग बेंड ना कर सकें और जो फ्लो ना हो। तो क्या है, अब इस पेन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो सॉलिड्स भी क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इनको हम लोग जो है आसानी से जो है तोड़ नहीं सकते हैं और ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। अब जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होंगे उनको हम लोग जो है आसानी से दबा नहीं सकते हैं। अब इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग जब दबाएंगे तो हम लोग इसको आसानी से दबा नहीं सकते हैं। जितना भी आप लोग प्रेशर लगाइए ये दबेगा नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ये आसानी से कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सॉलिड्स हैव जनरली हाई डेंसिटी, कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखिए डेंस का मतलब क्या होता है, घना। डेंस का मतलब क्या होता है, पास पास। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतनी ही कम क्या होगी, जगह होगी। मीन्स ये ज़्यादा डेंस होंगे। अब ये जब ज़्यादा डेंस होंगे तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है ये भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा होते हैं और जो एरिया होता है वो कम होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं दे कैन नॉट फ्लो। हम लोग जो है सॉलिड्स को फ्लो नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग जो है लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इन सॉलिड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और एक पॉइंट को आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किनके बीच में लग रही है, ये इनके पार्टिकल्स के बीच में लग रही है। अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में लग रही है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो है पार्टिकल्स के अंदर लग रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि सॉलिड्स हमारे कैसे सब्सटेंस होते हैं और इनकी जो है प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग फिगर देखिए तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि लिक्विड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बड़े आसानी से फ्लो करते हैं। मीन्स वाटर, ठीक है, कैरोसिन ऑयल। ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिक्विड्स की जर्नली खुद की कोई शेप नहीं होती है। ये जिस कंटेनर में हम लोग इनको फिल कर देंगे या जिस वेसल में हम लोग इनको डाल देंगे उसकी शेप ये क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के माइंड में ये आ गया कि जो भी लिक्विड्स होते हैं इनकी कोई खुद की शेप नहीं होती है, लेकिन हाँ इनकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। आप सपोज कर लीजिए ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में हमको पता है कि सिर्फ 100 ml ऑफ वाटर आ सकता है। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर आ सकता है। तो जब हमने वाटर इसमें डाला तो वाटर ने क्या किया, इस वेसल की शेप को ले लिया। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो तो फिक्स ही रहा ना, कि हमें ये पहले से ही पता है कि यहाँ पे 100 ml आएगा। तो जो वाटर हम इसमें डालेंगे उसका भी अमाउंट कितना होगा, 100 ml होगा। तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। वो शेप किसकी ले लेते हैं, जो कंटेनर में या जो वेसल में उनको फिल किया जाता है उसकी शेप ले लेते हैं। लेकिन जो उनकी वॉल्यूम होती है ये हमारी फिक्स होती है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से फिगर के बेसिस पे समझें तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जो है सॉलिड से कम दिख रहे हैं। तो हाँ, जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो पार्टिकल्स के बीच में,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजली। अब ये जो लिक्विड्स होते हैं इनको हम लोग बड़े आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अब क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, जब कंप्रेस करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पास आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये मॉडरेट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं लेस होते हैं। अब जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली। अब लिक्विड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बड़े आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब अगर हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स इज मॉडरेट इन नेचर। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे लिक्विड्स में, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, ये कैसी होती है, मॉडरेट होती है। मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर हमारे लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉलिड्स की डेंसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और फिर हमारे लिक्विड्स आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब थर्ड स्टेट हमारे मैटर की क्या होती है, दैट इज गैसेस। तो अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि गैसेस की खुद की कोई शेप नहीं होती है, खुद का कोई साइज नहीं होता है, और ना ही इनकी कोई एक फिक्स वॉल्यूम होती है। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास एक पेन है। अब इस पेन में जितना भी स्पेस बचा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट होगी। तो एयर की ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना ही कोई साइज होता है, और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब हम लोग जो है जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कम हैं और कितने दूर दूर हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारी गैसेस होती हैं इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब देखो हम लोग इसको कितने आसान तरीके से समझ सकते हैं कि गैसेस कैन ईजिली फ्लो, कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है वो क्या है, बड़े आसानी से फ्लो कर सकती हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं ऑल द गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। अब जो भी हमारी गैस होगी उसकी डेंसिटी बहुत कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब जब बहुत ज़्यादा दूर होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने डेंस हैं, मीन्स कितने पास पास हैं पर यूनिट एरिया। अब अगर हम लोग गैसेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अब गैसेस को हम लोग बड़े आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने बेसिकली गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, इसको दबाया, और कंप्रेस करके हम लोगों ने जो है इसकी स्टेट को चेंज कर दिया। मीन्स हम लोगों ने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे गैसेस की क्या हो जाएगी कि गैसेस हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो जो भी हमारे गैसेस होते हैं इनके बीच में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये बहुत कम होती है। अब ये जब बहुत कम होती है तो बेसिकली क्या होगा, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैसेस क्या होते हैं, और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखो यार यहाँ पर जो है नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लो कि जो हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जिनको हम लोगों ने अभी पढ़ा था वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक है। हम लोग जो है उनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले सॉलिड्स की बात करें तो जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं अगर हम लोग इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूज़न बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं अगर हम लोग इनको हीट प्रोवाइड करें, सपोज करिए हमारा वाटर है, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो है बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर आप लोग जो है इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपका जो भी बेस होगा,
जो भी आपकी बेसिक चीज़ें होंगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जितनी भी हमारी गैसेस हैं, अगर इनको हम लोग कूल करते हैं तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट होती हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो जो भी हमारे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं इनको अगर हम लोग कूल करते हैं, इनको अगर हम लोग ठंडा कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो वाटर है, अब अगर हम इसको कूल कर देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारी क्या है कि जितने भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं अगर हम लोग इनको डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करें तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। और अगर गैसेस को हम लोग जो है डायरेक्टली कूल कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लाइमेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैम्फर होता है। तो अगर आप लोगों ने कपूर देखी हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, और जैसे ही हम लोग उसको हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी गैसियस सब्सटेंस को अगर हम लोग कूल कर दें तो ये अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है मैंने एक फिगर के बेसिस पे जो है सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो अगर हम लोग देखें तो सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड्स को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग गैसेस को कूल कर देंगे तो ये लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर हम लोग लिक्विड्स को कूल कर देंगे देन ये सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो सॉलिड्स को अगर हम लोग हीट कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैसेस को अगर हम लोग कूल कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग इस फिगर के थ्रू बड़े आसानी से जो है सारे कन्वर्जन्स को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जो है मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। तो अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम लोग जो है मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, या इंटरनली मैटर में कौन कौन से केमिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी किस में आ जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो इस फिगर के थ्रू जो है हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ। तो मैटर जो है दो टाइप्स का होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर। अब ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ये जनरली टू टाइप्स के होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। अब एलिमेंट्स भी हमारा तीन टाइप्स का होता है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसी तरीके से अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एंड सेकेंड वन इज क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जनरली टू टाइप्स का होता है, एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर जो है जितने भी टर्म्स गिवन हैं हम लोग जो है बड़े आसानी से एक एक करके सारे टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, ऐसे सभी सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम्स को कंटेन करते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप्स के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अब इस कॉपर में जो है जितने भी एटम्स होंगे या जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे किसके होंगे, कॉपर के ही होंगे। इसी तरीके से आयरन में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये जनरली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। अब हम लोग जो है एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, पहले हमारे एलिमेंट्स होते हैं एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स एंड वी कैन नॉट स्प्लिट इट फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो हमारे एक ही टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है, और इन एटम्स को हम लोग जो है फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, हम लोग जो है इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं,
एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल सेम होगा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली एलिमेंट्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं और मेटल की भी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब एक होमवर्क मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा कि आप लोग जो है मेटल का एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे, नॉन मेटल का एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे और मेटलॉइड्स के भी एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखें, दैट इज कंपाउंड्स, तो हम लोग जो है कंपाउंड्स को समझते हैं। तो कंपाउंड्स जनरली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ठीक है, और इनका जो रेशियो होता है ये जब कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मास का रेशियो होता है इन 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, ये हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। अब ये जो मैं फिक्स वर्ड है, इस फिक्स वर्ड पे ज़्यादा प्रेशर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कंपाउंड्स और मिक्सचर में अंतर क्या होता है। तो आप लोग समझ गए कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये जनरली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं और एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर, हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है और 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकल रहा है, 1:8 रेशियो निकल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करें, अब एक बार हमारे जो है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है कंबाइन करके जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, देन वी कैन नॉट सेपरेट देम। तब हम लोग जो है इनको फिजिकली जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट केमिकली हम लोग जो है इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हमारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से हमारा जो कंपाउंड होता है ये टोटली डिफरेंट होता है। अब इन तीनों प्रॉपर्टी को आप लोग जो है याद रखिएगा, वरना जब मैं आपको अभी मिक्सचर पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोगों को याद ये रखना है कि जो हमारा कंपाउंड होगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, टोटली डिफरेंट होगी जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है। ठीक है, और हम लोग जो है इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन हम लोग केमिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मास का रेशियो होता है वो कैसा होता है, वो फिक्स होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अभी याद रखिए। हम लोग जब मिक्सचर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर सर जो है इन सारे पॉइंट्स पे इतना फोकस क्यों कर रहे थे। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं, दैट इज मिक्सचर्स। तो अगर हम लोग मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो होता है, अब ये जो 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स हैं इनका जो रेशियो है, किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, इनका जो रेशियो होता है ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कंपाउंड्स में बात करें तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे उनका रेशियो कैसा था, फिक्स था। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे कंबाइन तो हो रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है उन 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल का ये फिक्स नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे मिक्सचर्स होते हैं इनको हम लोग जो है बड़े आसानी से फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल समझो। ठीक है, अगर हम लोग जो है सैंड को वाटर में मिक्स कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। तो हम लोग जो है वाटर को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई करके
उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो हमारी शुगर है, जब ये वाटर के साथ कंबाइन कर रही है तो क्या हो रही है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रही है। तो एक एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा मिक्सचर है ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल की बात करी तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा मिक्सचर है कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। तो इस बेसिस पे जो हमारे मिक्सचर हैं ये दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है, वो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और जिसमें जो है हमारे दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स जो हैं कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो है एक पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, जिन मटेरियल से मिलके ये बनते हैं, ये उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी न्यू प्रॉपर्टीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है और ये कोई न्यू प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड्स और मिक्सचर क्या होते हैं, क्योंकि जनरली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपाउंड्स और मिक्सचर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिजिकली सेपरेबल। तो फिजिकली सेपरेबल करने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, या तो ये डिस्टिलेशन हो सकता है, या तो ये फिल्ट्रेशन हो सकता है। हम लोग डिस्टिलेशन के मेथड से भी क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर करके भी सेपरेट कर सकते हैं, या अगर हमारा पार्टिकल जो है अगर हम लोग वाटर में स्टोन को मिला दें तो ये भी तो एक तरीके का मिक्सचर है। और ये किस तरीके का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से भी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझ लिया कि हमारे मिक्सचर्स क्या होते हैं और कौन कौन से फिजिकल मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग जो है मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है मिक्सचर्स के टाइप के बारे में समझ लेते हैं। तो मिक्सचर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमो मीन्स क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे मटेरियल्स कंबाइन करने वाले हैं वो जो है सेम हो जाएंगे। ठीक है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग जो है हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। मीन्स यहाँ पर जो है जब हमारे मटेरियल्स कंबाइन करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, बड़े आसानी से हम लोग जो है इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो ऐसे मिक्सचर्स जो हमारे कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को याद क्या रखना है कि जो मास का प्रोपोर्शन होता है ये क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये मिक्सचर है। अगर मिक्सचर है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मास का प्रोपोर्शन होगा, जो भी मटेरियल्स कंबाइन कर रहे हैं उनके मास का प्रोपोर्शन क्या होने वाला है, वो फिक्स नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को, क्योंकि हमारे जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर के साथ मिलाएं तो क्या होगा, हम लोग बड़े आसानी से इसको जो है सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है इसको अपनी आईज से बड़े आसानी से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ गए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब हम लोग जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझ लेते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं करता है, वो सारे मिक्सचर्स हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग जो है सैंड को वाटर के साथ डिसॉल्व कर दें तो ये क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर हम लोग सैंड को ऑयल के साथ मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग जो चाहें वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बात करी, फिर हम लोगों ने जो है उसकी इम्पोर्टेंस को देखा, देन हम लोगों ने मैटर को समझा और उसकी केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी। अपने सेकंड लेक्चर में हम लोग जो है मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।